आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आई वैकेंसी मंडी परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। कोई भी फॉर्म भरने से पहले हमें उस फॉर्म से संबंधित उसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को जान लेना जरूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम मंडी परिषद से संबंधित जानकारी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल एग्जामरी में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे, इससे आपको कुछ जानकारी मिले तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण डेट्स को देख लेते हैं। जो विज्ञापन के प्रकाशित होने का डेट था वो आपका 27 फरवरी 2024 को था। अर्थात 27 फरवरी 2024 को विज्ञापन आया था और ऑनलाइन आवेदन और शुल्क को जमा करने की जो स्टार्टिंग डेट थी वो 24 अप्रैल 2024 को है। और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि मतलब लास्ट डेट है वो 24 मई 2024 है। आवेदन को संशोधन भी किया जा सकता है फॉर्म को भरने के बाद, और उसका जो डेट दिया गया है वो 31 मई 2024 तक। अर्थात स्टार्टिंग डेट आपका 24 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 24 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद 31 मई तक आप उसमें अगर कोई करेक्शन होता है, फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो जाती है या किसी न जाने में गलती हो जाती है तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन में क्या क्या चीज़ करेक्शन किया जा सकता है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसलिए फॉर्म को बहुत अच्छे से और सावधानी से भरिएगा कि करेक्शन करने की नौबत ना आए। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सूचना दिया गया है, उसको हम देख लेते हैं। दिया गया है कि उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 24 मई 2024 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जा सकता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक में शुल्क का समायोजन 24 मई 2024 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात जो 31 मई 2024 अर्थात जो करेक्शन डेट है तक अनिवार्य रूप से करा लेना चाहिए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमान्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि 31 मई तक आप उसको संशोधन कर सकते हैं। अगर टोटल पोस्ट देखें कि कितने पदों पर वैकेंसी आई है तो पूरे 134 पदों पर वैकेंसी को पब्लिश किया गया है। देखिए, ये जो वैकेंसी है वो जो पीईटी का टेस्ट दिया जाता है उसके स्कोर पे किया जाएगा। और पीईटी का कौन सा, तो 2023 में जो पीईटी का टेस्ट किया गया था उसी के स्कोर के आधार पर इस फॉर्म को लिया जाएगा। ठीक है, अर्थात जो 2023 में भरे होंगे वही इन फॉर्म को आगे भरेंगे। ठीक है, इसमें से बहुत लोगों का यह प्रश्न रहता है कि जिनका स्कोर 0 हो या नेगेटिव हो तो क्या वे फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, तो नहीं। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जिनका स्कोर 0 हो या जिनका नकारात्मक हो वैसे अभ्यर्थियों के परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका मार्क्स 0 है या नकारात्मक है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, आगे की प्रक्रिया देखते हैं। देखिए, जो ऑनलाइन फॉर्म होना है वो आपको आयोग की वेबसाइट से ही करना है और कोई माध्यम से नहीं किया जा सकता। देखिए, अब आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जो जानकारी दिया गया उसको देखते हैं कि आप वेबसाइट जो है uptripplesc.gov.in पर जाएंगे, उसको ओपन करेंगे और उसको सावधानी से भली भांति पढ़ेंगे और अपनी जो शैक्षिक अर्हता है उस सबको मिला लेंगे। ठीक है, उन सबको मिलाने के बाद आप 24 मई 2024 तक फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा में जो छूट है वो आपको आपके कैटेगरी के अनुसार दिया जाएगा, जिसके लिए आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और EWS वालों का जो प्रमाण पत्र होगा उसमें देखिए दिया है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 24 मई 2024 तक उनका EWS का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद का उसको मान्य नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो आप अपना फॉर्म भरने से पहले EWS का अगर लगाना चाह रहे हैं तो EWS का प्रमाण पत्र बनवा के रख लीजिए। EWS का प्रमाण पत्र बनवाते समय एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो EWS का प्रमाण पत्र होगा वो आपका वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय के आधार पर होना चाहिए, नहीं तो आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। अगर आवेदन निरस्त नहीं होगा तो आपको जब वेरिफिकेशन के समय बुलाया जाएगा तो उस समय आपका मिलान करते समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा।
अब फॉर्म भरने से संबंधित आपको पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता है। आप उसको दो तरह से फॉर्म भर सकते हैं, एक पर्सनल डिटेल के थ्रू और एक ओटीपी के थ्रू, जिसमें दोनों में पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप ओटीपी के थ्रू डालते हैं तो आपको ओटीपी के थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद एक ओटीपी जाएगा, जिसको आप डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका सारा डिटेल खुल के ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है। और पर्सनल डिटेल के थ्रू डालते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद कुछ उसमें और चीज़ें, नाम पता का, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा और उसके बाद आप उसको खोल के आगे भर सकते हैं। देखिए, फ़ोटो और हस्ताक्षर जो होगा, जो आप पीईटी का फॉर्म भरे होंगे तो वही फ़ोटो और हस्ताक्षर स्वतः आपको प्रदर्शित हो जाएगा। ठीक है। उसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी फ़ोटो तथा हस्ताक्षर व्यू के उपरांत कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके अगले पृष्ठ पे चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अन्य विवरण में यस या नो को क्लिक करते चले जाएंगे। फिर आगे घोषणा आएगा जिसमें एक आपको यस कर या नो करने के लिए दिया जाएगा और सेव प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे और प्रीव्यू करके फाइनल सबमिट करके अपना फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब जो फ़ी होगा, पेमेंट कैसे करना होगा, तो उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई या एसबीआई के ई चालान के भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। शुल्क का सफल भुगतान होते ही आपको पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट प्राप्त होगा और ये पेमेंट का विवरण अंकित होगा इस पर। ठीक है। आप उसको निकलवा के अपना रख भी सकते हैं। दाहिनी तरफ प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिट बटन को क्लिक करके अभ्यर्थी अपना अंतिम रूप से सबमिट करते हुए उसका प्रिंट आउट रख लेंगे। देखिए, जब से आप फिर फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा, भले आप फी पेमेंट कर दें। इसलिए फाइनल सबमिट करना आप न भूलें। ठीक है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम पेमेंट तो कर देते हैं लेकिन हमारा पेमेंट फंस जाता है, प्रोसीड दिखाने लगता है, उसको शो नहीं करता है। तो उसके लिए क्या करना है, उन्होंने वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन तैयार किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि अभ्यर्थियों द्वारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है परंतु शुल्क का समायोजन न हो पाने के कारण अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको होम पेज पे चले जाना है और एप्लीकेशन सेगमेंट पे जाकर उस पर क्लिक करना होगा और वहाँ पे अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन पे क्लिक करके शुल्क का समायोजन कर लेना होगा। ठीक है। अगर एसबीआई का चालान है तो भी आप यहाँ पर जा करके शुल्क का समायोजन करेंगे। ठीक है। ठीक है। और फी कब तक सबमिट करना है इसकी चर्चा हम पहले कर दिए हैं कि लास्ट आपको 31 मई तक दिया जाएगा समय केवल फ़ी जमा करने के लिए, और फॉर्म भरने के लिए अंतिम 24 मई 2024 तक का डेट निर्धारित किया गया है। शुल्क जमा करने के निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे और न ही अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर पाएंगे। ठीक है। इसलिए फॉर्म आप अच्छे से भर लीजिए और सब सही भरिएगा ताकि करेक्शन करने की नौबत ना आए। शुल्क का भुगतान समय से कर दीजिए। अब चलिए ये जान लेते हैं कि कितना पेमेंट लग रहा है। तो देखिए, अनारक्षित हो, अन्य पिछड़ा हो यानी ओबीसी हो, एसटी हो या एससी हो या जनरल हो, जो भी हो, सबके लिए आपको 25 रुपये का शुल्क लगना है। ठीक है। सब जोड़ के आपको 25 रुपये का शुल्क जमा करना है। और यदि आपके मन में सवाल होगा कि अगर फीमेल हैं या विकलांग है तो उनके लिए क्या करना होगा, तो कोई नहीं, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, देखिए नीचे दिया गया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन और उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। अर्थात चाहे महिला हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे दिव्यांग हो, वो जिस आरक्षण में आते होंगे, एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, उनके अनुसार उनको अपना फ़ी पेमेंट करना होगा। देखिए, यहाँ पे भी कुछ जानकारी दिया, उसको देखिए। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क जो निर्धारित किया जाएगा उसको प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व जमा करना होगा। फॉर्म भरने के बाद आप उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। उसके बाद अगर संशोधन होगा एक बार उसको देख लेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा कुछ गलत हो गया, संशोधन करना होगा, तो आप उसको 31 मई तक ओटीपी के थ्रू आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। अब संशोधन में हम देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों जो कुछ दिया गया है हम इतनी ही चीज़ों में केवल करेक्शन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी विवरण को हम संशोधित
नहीं कर सकते। तो क्या क्या है, तो देखिए नाम में वर्तनी अगर गलती हो आप उसको संशोधित कर सकते हैं। पिता या पति के नाम के वर्तनी में गलती हो गई हो तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। आपका एड्रेस गलत हो गया हो, जहां आप पत्राचार मंगाना चाहते हैं, डाक मंगाना चाहते हैं, उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS, शैक्षिक आरक्षण की श्रेणी, और यदि आप खिलाड़ी रही तो अगर ये आपका गलत हो गया है तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। जाति की श्रेणी सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। जैसे अगर आप OBC हैं, गलती से जनरल हो गया है, SC हो गया है, तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। आप लिंग में करेक्शन कर सकते हैं, मेल फीमेल, ठीक है। और आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण, जब आप उसको खोलेंगे OTP के थ्रू, जब लॉगिन करेंगे तो उसमें आप जो करेक्शन करना चाहते हैं वो केवल इन चीज़ों का करेक्शन उसमें कर सकते हैं और उसमें वो शो करेगा। जिन चीज़ों में करेक्शन आप नहीं कर सकते हैं उसको आप वहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि उनकी जो दिव्यांगता का जो समूह होता है उसमें कुछ उन्होंने पूर्व चिन्हित किया गया है, ठीक है, मतलब कुछ सुधार किए हैं। उसके क्रम में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपनी दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार आवेदन पत्र में दिव्यांगता की श्रेणी, उप श्रेणी को चिन्हित करते हुए अपडेट किया जाना अनिवार्य है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो कब तक करेक्शन करना है इसको हमने पहले ही बता दिया था। पदों के विवरण देख लेते हैं। पदों के विवरण में किन किन पदों पे वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तो यहाँ से देखते हैं कि जनरल, SC, ST, OBC किन के लिए कितनी सीटें उपलब्ध हैं। अनारक्षित के लिए 54, अनुसूचित जाति 28, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 37 पोस्ट हैं, और जो EWS है उनके लिए 13, कुल मिलाकर के 134 पदों पे वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं आरक्षण। दिव्यांगों का श्रेणी क्या है, तो यहाँ से आप उस श्रेणी को देख सकते हैं कि आप किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। फॉर्म भरते समय इस श्रेणी को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं कि एजुकेशन एबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो ग्रेड 2 के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य अथवा अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन या BA बोलते हैं उसको। और अधिमानी अर्हता जो है वो उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति सेवा विनियमावली 1984 के जो संशोधित किया गया विनिमय है उनको ध्यान समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र, कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से MBA अथवा उसके समकक्ष कोई भी आपका डिग्री होना चाहिए, ठीक है। आयु की चर्चा करें तो आयु आपका जो है वो 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के एज का आपको देना होगा, और जो एज छूट मिलता है वो आपका श्रेणी के अनुसार, आपके कैटेगरी के अनुसार दिया जाएगा। चयन का आधार की बात करें तो चयन का आधार आपका लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। देखिए, इसमें चयन आपका मुख्य परीक्षा पे होगा और आपको 15 गुना, जितने पद हैं उससे 15 गुना श्रेणी पे कट ऑफ बना करके परसेंटाइल पे आपको बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। और ये कट ऑफ आपका PET स्कोर पर पहले बनाया जाएगा। 15 गुना अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद परीक्षा देने के बाद रिजल्ट जारी होगा, उसमें शॉर्ट लिस्ट बनाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो ये था आपका UPSSC के थ्रू आई मंडी परिषद वैकेंसी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसमें आपको जो कागज़ हो, जो डॉक्यूमेंट्स हो, उसको आप अच्छे से लोड करिए, अपनी कैटेगरी का ध्यान रखिए और अपना जो भी विवरण देना हो सही सही देते रहिए और उसको सही भर कर ही फॉर्म को सबमिट करिएगा। फॉर्म को सावधानी से भरिएगा और अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप उसके वेबसाइट पर या जो मोबाइल फ़ोन नंबर दिया गया है आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा महत्वपूर्ण है कि ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे। ये राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।
अगर उन्हें मुक्ति प्रदान कर दी गई है तभी वो फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा वे फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके नीचे आप उसे कुछ डॉक्यूमेंट से संबंधित उसका प्रारूप दिया गया है। ठीक है, तो आप फॉर्म भरते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान में रखा करिए।